हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। तो जो बच्चे क्लास 11 में आ गए हैं, अब उनकी तैयारी 11th के लिए शुरू होने जा रही है। चूंकि वो क्लास 10 में जो पढ़े थे, अब 11 12 में बिल्कुल ही चेंज होने वाला है कॉन्सेप्ट और लेवल। क्योंकि क्लास 10 में लेवल बहुत ही नीचे था। आप बोल सकते हो कि क्लास 10 में आप जो मैथ्स पढ़ते थे वो एक एक चम्मच पानी के बराबर था। और अब जब क्लास 11 में जा रहे हो, वो मैथ्स एक बाल्टी भर पानी का है। एक बाल्टी भर पानी का। तो अब लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है। इसलिए अगर आप शुरू से ही बेसिक से चीज़ों को नहीं समझोगे तो आपको आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो क्लास 11 मैथ्स का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चैप्टर है सेट्स। और अगर आपने सेट्स को अच्छे से समझ लिया तो आगे के चैप्टर्स भी बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सेट्स क्या होता है इसे समझते हैं। सेट्स का डिफिनेशन क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं। अब यहां पर मैंने ब्लू मार्क किया है वेल डिफाइंड को, कलेक्शन को, ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स को। समझते हैं सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं हो गया, ये मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, है ना, चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। पेड़ हो गए, पौधे हो गए, जानवर क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। मतलब ऑब्जेक्ट्स में लिविंग थिंग्स भी आ सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स भी आ सकता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग सेट्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स में हम लोग नंबर्स को भी ले सकते हैं, हम लोग लेटर्स को भी ले सकते हैं। इस तरह से हम लोग बहुत कुछ को ले सकते हैं ऑब्जेक्ट्स में। इनको हम लोग एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है कलेक्शन। अब ये कलेक्शन क्या है? मान लीजिए अ, अ, मान लीजिए कि किसी को पसंद है स्टैम्प पेपर कलेक्ट करना, या फिर वो जो कॉइन्स होते हैं कॉइन्स कलेक्ट करना। किसी को पसंद है कॉइन्स, किसी को पसंद है मैगजीन्स कलेक्ट करना, किसी को पसंद है वॉच कलेक्ट, वॉच का कलेक्शन रखना, अलग अलग वॉच का। तो ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्शन कहते हैं। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स क्या कहलाएगा? कलेक्शन कहलाएगा। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां लिखा है। द कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का भी कलेक्शन। ठीक है। द कलेक्शन ऑफ बुक्स, बुक्स का कलेक्शन। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये फ्रूट्स हो गया, बुक्स हो गया, नेचुरल नंबर्स हो गया, ये सब क्या है? ये सब हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट्स है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको क्या? एलिमेंट्स है ना। ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स बोल सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को हम लोग सेट्स तभी कहेंगे जब वो वेल डिफाइंड होगा। क्या होगा? वेल डिफाइंड। अब ये वेल डिफाइंड क्या होता है इसे समझते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैं क्लास के दो बच्चों को खड़ा किया और उनसे पूछा, एक है मोनू और एक है सोनू, मान लेते हैं। एक है मोनू और एक है सोनू। समझिएगा, ध्यान समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने दो बच्चों को खड़ा किया और मैंने दोनों को बोला कि तुम लोग लिखो 5 कलर्स नेम। क्या लिखो? 5 कलर्स नेम। तो ये श्योर नहीं है कि दोनों का दोनों, यानी मोनू और सोनू दोनों सेम कलर्स नेम ही लिख दे। हो सकता है कि इसने रेड लिखा हो और इसने रेड ना लिखा हो, इसने येलो लिखा हो, है ना। जैसे मान लीजिए अगर मैंने पांच नहीं, मैंने सिर्फ दो ही बोला, 2 कलर्स नेम लिखो, तो इसने लिख दिया रेड और ग्रीन, और इसने लिख दिया येलो और ऑरेंज। तो क्या मेरे क्वेश्चन का जो आंसर है क्या दोनों का सेम है? तो जी नहीं, दोनों का सेम नहीं है। अगर मैं बोलूं कि तुम दोनों अपने 3 दोस्तों का नाम लिखो, हम मैं मोनू और सोनू को अगर हम बोलते हैं कि तुम दोनों क्या करो कि अपने दोस्तों का नाम लिखो,
तीन दोस्तों का नाम लिखो, तो क्या चांस है कि दोनों का, तीनों दोस्त जो है वो कॉमन होगा, यानी दोनों में सेम होगा? नहीं। हो सकता है कि उसका तीन दोस्त कोई और हो सकता है कि इसका तीन दोस्त कोई और हो सकता है मोनू का तीन दोस्त कोई और हो, और सोनू का तीन दोस्त कोई और हो। ठीक है। तो जब मैंने ये लिखने के लिए बोला उन दोनों को, तो दोनों में से किसी का आंसर मैच नहीं किया, मतलब दोनों का आंसर सेम नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसी जगह पर, अगर मैं उन दोनों को बोलूं कि तुम दोनों रेनबो में जितने कलर्स होते हैं उनका नाम लिखो, रेनबो में जो भी कलर्स होते हैं उनका नाम लिखो, तो ये मैं 100% श्योर हूं कि दोनों जो लिखेंगे आंसर वो दोनों का सेम होगा। ठीक है। ये भी रेनबो में जो 7 कलर होते हैं वही लिखेगा जो वो लिख रहा है, जो मोनू लिखेगा वही सोनू लिखेगा, या फिर जो सोनू लिखेगा वही मोनू लिखेगा। मतलब इस क्वेश्चन में दोनों का आंसर सही होगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि तुम दोनों नेचुरल नंबर लिखो जो 6 से छोटा हो, जो 6 से छोटा हो, तो मोनू लिखेगा कितना? 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5। और सोनू भी क्या लिखेगा 6 से छोटा नंबर? 1 2 3 4 5। तो ये दोनों इसका क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। तो इसे कहते हैं वेल डिफाइंड। ये भी ग्रुप है ना, कलर्स का ग्रुप है, कलेक्शन है, बट ये वेल डिफाइंड नहीं। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ बैठे किसी इंसान से अगर मैं कुछ पूछूं, और वही क्वेश्चन अगर मैं किसी दूसरे देश के किसी एक पर्टिकुलर जगह से किसी एक इंसान से पूछूं, तो उसका आंसर भी वही आएगा जो इसका आंसर आ रहा है। अगर मैं अपने क्लास में किसी बच्चे से पूछूं कि नेचुरल नंबर बताओ जो 10 से छोटा हो, तो वो भी 1 से लेकर 9 तक बोलेगा। और अगर मैं लंदन में बैठे किसी एक स्कूल के बच्चों से पूछूं कि तुम बताओ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो वो भी 1 से 9 ही बोलेगा, है ना। मतलब इसका आंसर हर जगह क्या होगा? सेम आएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगर मैं इंडिया के किसी स्कूल के बच्चे से पूछूं कि तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन है, ठीक है, और मैं वहीं लंदन के किसी स्कूल के बच्चों से पूछूं कि तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन है, डेफिनेटली दोनों का आंसर अलग अलग होगा। यहाँ का इस स्कूल का टीचर होगा फेवरेट, वहां का उस स्कूल का फेवरेट टीचर होगा। तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेल डिफाइंड क्या होता है ना। वेल डिफाइंड किसे कहते हैं? तो ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन जब वेल डिफाइंड होंगे तब उनको हम लोग क्या बोलेंगे? सेट्स बोलेंगे। ठीक है। अब यहां पर एक नोट करने की बात है, यहां पर क्या नोट करने की बात है? यहां पर नोट करने की बात है कि एवरी सेट इज अ कलेक्शन। एवरी सेट इज अ कलेक्शन, मतलब जितने भी सेट्स हैं वो कलेक्शन होते हैं। बट अ कलेक्शन इज नॉट नेसेसरली इज नॉट नेसेसरली इज नॉट नेसेसरली अ सेट। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक सेट, जितने भी सेट्स हैं वो कलेक्शन होता है, बट ये जरूरी नहीं है कि सारे कलेक्शंस जो हैं वो सेट हो जाएं। तो अभी मैंने ये बताया कि मैंने मोनू को बोला, मैंने दोनों को, मोनू और सोनू दोनों को बोला कि दो कलर्स के नाम लिखो। तो क्या इन दोनों ने सेम नाम लिखा? नहीं लिखा। दोनों के कलेक्शन तो हैं बट ये सेट नहीं कहलाएंगे क्योंकि दोनों का आंसर सेम नहीं है। लेकिन अगर मैंने यही बोला कि 1 2 3 4 5 ये जो कलेक्शन है ये एक सेट है। क्यों? क्योंकि ये, अगर मैंने क्वेश्चन पूछा दोनों से कि तुम लोग लिखो नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, तो दोनों ने क्या लिखा? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये दोनों क्या है? कलेक्शन है, सेट्स भी है। ठीक है। तो कलेक्शन सेट हो, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जितने भी सेट्स हैं वो कलेक्शन होंगे। एवरी सेट इज अ कलेक्शन, बट अ कलेक्शन इज
नॉट नेसेसरली अ सेट। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन सेट्स हैं और कौन सेट्स नहीं है। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि इनमें से कौन सेट्स हैं और कौन सेट्स नहीं है। सम कलेक्शंस विच आर सेट्स, यहाँ कुछ कलेक्शंस लिखे हुए हैं जो सेट्स हैं। तो सेट्स वही होंगे जो कलेक्शंस वेल डिफाइंड होगा, मतलब यूनिवर्स में हम वो कलेक्शन किसी से भी पूछ लें, सबका आंसर सेम आना चाहिए। तो द कलेक्शन ऑफ ववेल्स, ववेल्स का कलेक्शंस, तो किसी से पूछा जाए तो ववेल्स का कलेक्शन में वो यही बोलेगा ए, ई, आई, ओ, यू, यही 5 हैं जो ववेल्स हैं, है ना। ठीक है, दूसरा क्या है, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ये सबके लिए सेम होगा। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। चाहे वो मोनू लिखे चाहे वो सोनू लिखे, दोनों का आंसर क्या आएगा, यही आएगा। द कलेक्शन ऑफ वीक डेज का कलेक्शन, तो ये भी सबका सेम होगा, पता होगा आपको, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना। मोनू भी यही लिखेगा और सोनू भी यही लिखेगा। द कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड हु वर आउट फॉर 99 रन्स इन अ टेस्ट मैच, पूरे वर्ल्ड में उन क्रिकेटर्स का कलेक्शन लिखना है जो 99 रन पर आउट हो गए थे। तो ये सबके लिए आंसर सेम ही होगा, क्योंकि सब वही नाम लिखेंगे जो 99 पर ही आउट हुए थे। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा, सेट्स कहलाएगा। लास्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडियन यूनियन, मतलब हमारे देश के जितने भी पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं उनका कलेक्शन, तो ये भी क्या कहलाएगा, सेट्स कहलाएगा। अब कौन सा कलेक्शन सेट्स नहीं होता, द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब ये जरूरी नहीं है कि सोनू और मोनू दोनों का फेवरेट फ्लावर या फिर ब्यूटीफुल फ्लावर्स का कलेक्शन सेम हो सकता है कि मोनू को रोज ब्यूटीफुल लगता हो सकता है सोनू को लिली ब्यूटीफुल लगता हो सकता है दोनों को सेम लगता हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि दोनों को अलग अलग भी लगता हो फ्लावर्स ब्यूटीफुल, है ना। तो हो सकता है उसको लोटस लगता हो मोनू को, और सोनू को ट्यूलिप लगता हो। तो ये जो है ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, तो हम इसे सेट्स नहीं कहेंगे। द कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स, अच्छी बुक्स का कलेक्शन, तो दोनों का बुक्स अलग अलग होगा, जाहिर सी बात है। हो सकता है एक आध दो सेम हो जाए, लेकिन सब सेम हो जाए ये हम लोग कह नहीं सकते। तो ये कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी हमारा क्या, सेट्स नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स, अच्छे क्रिकेट प्लेयर्स का कलेक्शन, हो सकता है मोनू अच्छा प्लेयर मानता हो विराट कोहली को, सोनू अच्छा प्लेयर मानता हो महेंद्र सिंह धोनी को, है ना। सबका अपना अपना फेवरेट होता है। तो ये जो है कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स, ये वेल डिफाइंड नहीं है, सो ये सेट्स नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, द कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग मूवीज। बहुत कोई को होता है कि मुझे जो मूवी इंटरेस्टिंग लग रहा है दूसरे कोई को वो मूवी बोरिंग लगता हो सकता है उसको जो मूवी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे वो बोरिंग लगता हो, है ना। तो इंटरेस्टिंग मूवीज का कलेक्शन भी वेल डिफाइंड नहीं होता, सो इस ये भी हमारा सेट्स नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, है ना। मैथमेटिक्स में डिफिकल्ट टॉपिक्स का कलेक्शन, हर बच्चे का डिफिकल्टी लेवल या डिफिकल्ट टॉपिक्स अलग अलग होता है। किसी बच्चे का अगर कोई टॉपिक स्ट्रांग है तो किसी बच्चे का वही टॉपिक वीक है, या उसका अगर कोई टॉपिक स्ट्रांग है तो दूसरे का वीक है। तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है ना। कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी हमारा सेट्स नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आपको सेट्स समझ में आया कि सेट्स का डिफिनेशन क्या होता है और डिफिनेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स को ही हम लोग क्या करते हैं, सेट्स कहते हैं। ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शंस ही जो है वो सेट्स कहलाएंगे। ठीक है, जो वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट्स नहीं कहलाएंगे। इसलिए मैंने नोट में लिखवाया था कि एवरी सेट इज अ कलेक्शन
बट अ कलेक्शन इज नॉट नेसेसरली अ सेट। हर एक सेट जो है वो कलेक्शन होगा, बट कलेक्शन, हर एक कलेक्शन सेट्स हो जाए ये पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि सेट्स को हम लोग लिखते कैसे हैं। तो किसी भी सेट्स को हम लोग डिनोट करेंगे, किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, है ना। तो सेट्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, ये ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी, एम, एन, पी, एक्स, वाई, जेड, है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग कैपिटल लेटर से सेट्स को डिनोट करेंगे, और जो एलिमेंट्स होंगे, है ना, सेट्स में जो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर्स। ठीक है, एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर्स डिनोट करेंगे, है ना, ए बी सी एक्स वाई जेड, है ना, एम एन ओ पी। ठीक है, यहाँ ओ छूट गया था ना। ठीक है, और सेट्स को हम लोग लिखेंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास सेट ए है ना, एक सेट ए है, तो सेट ए के एलिमेंट्स मान लीजिए लिखा हुआ है ए बी सी। इस एलिमेंट्स को हम लोग करली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, तो ये हमारा सेट्स को लिखने का तरीका है। सेट्स का लिखने का तरीका है कि एक सेट ए है जिसमें ए बी सी क्या है, एलिमेंट्स है। ए बी सी कौन है, एलिमेंट्स है, और ये हमने करली ब्रैकेट से इसको घेर दिया। अब यहां पर आपको दिख रहा हो कि इस सेट ए में ए है, बी है और सी है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज बिलोंग टू सेट ए। ये जो आपको साइन दिख रहा है, ये साइन आपको दिख रहा है, मैं बड़ा करके यहाँ लेता हूँ, ये ऐसे सी बनाना है और बीच में इसको ऐसे काट देना है। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। इसका नाम क्या है, सॉरी, बिलोंग्स टू, है ना। मतलब ए, स्मॉल ए जो एलिमेंट है, बिलोंग्स टू ए, ये ए में बिलोंग कर रहा है ना। अगर मैं एक और सेट लिख दूं बी, और मैं यहां लिख दूं एक्स वाई जेड, ठीक है, और मैं बोलूं कि ए बिलोंग्स टू सेट बी, ए बिलोंग्स टू सेट बी, तो क्या सेट बी में ए एलिमेंट है, तो ये नहीं है। मतलब इसको मैं क्या बोलूंगा, ए डज नॉट बिलोंग टू बी। ए जो है सेट बी में नहीं है। तो ये जो सिंबल है बिलोंग्स टू लिखकर, इसको जब मैं ऐसे काट दूंगा, कट कर दूंगा, तो इसको क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। मतलब ए डज नॉट बिलोंग टू बी, ए जो है सेट बी में नहीं है। ठीक है, तो ये था मेरा सेट्स का डिफिनेशंस, और सेट को डिनोट कैसे करते हैं, एलिमेंट क्या होता है, कलेक्शन क्या होता है, वेल डिफाइंड क्या होता है, और सेट्स को लिखते कैसे हैं। ठीक है, मैंने आपको बिलोंग्स टू बताया और डज नॉट बिलोंग्स टू बताया। नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर आऊंगा सेट्स के टाइप्स। तो मैं अभी बता देता हूं, सेट्स दो तरह के होते हैं। सेट्स का लिखने का तरीका दो तरह का होता है। एक होता है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दोनों फॉर्म हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आप लोग जरूर आइएगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।